कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पॉलिटी का जो पहला लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूं वो है राष्ट्रपति। ठीक है, क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति चाहे वो हमारे देश का हो चाहे वो विदेशों के हो, ठीक है, यानी दुनिया की किसी भी कंट्री के राष्ट्रपति की अपने आप में एक महत्ता होती है। वो किसी भी कंट्री के हों, वो उस देश के प्रथम नागरिक ही कहलाते हैं, क्योंकि ये जो पद बना हुआ है संविधान के तहत जो बनाया गया है, ये किसी भी देश में एक सर्वोच्च पद है। क्योंकि हम भारत में रहते हैं तो मैं आपसे केवल भारत के राष्ट्रपति की ही चर्चा करूंगा फिलहाल, ठीक है ना। देखिए हमारे देश में जो राष्ट्रपति का पद है वो एक सर्वोच्च पद है, और हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो हमारे इस देश की एकता और अखंडता के प्रतीक हैं, ठीक है ना। देखिए इसका मतलब ये है कि भारत में आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी राज्य में चले जाएं, किसी भी जिले में चले जाएं, किसी भी गांव पे चले जाएं, राष्ट्रपति की महत्ता ठीक वैसी है जैसे दिल्ली में है, ठीक वैसी है जैसे चेन्नई पे, ठीक है ना। देखिए अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो आपको बता दूं संघ की कार्यपालिका में इनका वर्णन है, ठीक है ना। या संघ की कार्यपालिका के यदि बात करूं तो इसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी आदि इन सबका क्या है उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। संघ की कार्यपालिका के अनुच्छेद 52 से 78 तक में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी का क्या है आपका उल्लेख है, ठीक है। लेकिन हम जो फिलहाल चर्चा करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, राष्ट्रपति के बारे में करेंगे, ठीक है ना। देखिए अब राष्ट्रपति का चुनाव करता कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। देखिए जब कभी भी बात करते हैं हम राष्ट्रपति के चुनाव की, तो आपको एक बात बता दूं मैं कि राष्ट्रपति का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती। आपने देखा है कि आप और हम कभी वोट डालने नहीं जाते, तो फिर इनकी वोटिंग कर कौन रहा है, तो इनकी वोटिंग करते हैं लोकसभा के सदस्य, वो सदस्य जो कि निर्वाचित हैं, राज्यसभा के सदस्य, वो सदस्य जो कि निर्वाचित हैं, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट निर्वाचित सदस्य। फिर इसकी बात करते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इसकी बात करते हैं तो दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है ना। जो दिल्ली और पुडुचेरी आपको बता दें ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसके जो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं ये सारे के सारे क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग करते हैं, ठीक है ना। आपको बता दूं किसी भी सदन की मनोनीत सदस्य वोटिंग नहीं करते, इवन यहां तक कि जो विधान परिषदें होती हैं उसके जो निर्वाचित और जो मनोनीत सदस्य हैं वो दोनों भी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग नहीं करते, ठीक है ना। तो जितने के जितने जो निर्वाचित सदस्य ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। मनोनीत सदस्य कभी राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए वोटिंग नहीं करते, ठीक है। एक और बात आपको बता दूं, कभी कभी क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है, तो आपको कुछ नहीं केवल सिर्फ एक शब्द याद रखना है कि एकल संक्रमणीय पद्धति के माध्यम से ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है ना। कभी क्वेश्चन आए कि भाई राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के आधार पर होता है, तो आपको क्या याद रखना है, एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर ही क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। अगर बात करें कि भारत में कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, भाई सीधी बात है हर कोई तो राष्ट्रपति नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए हर काम के लिए क्राइटेरिया निर्धारित है, ठीक है ना। तो भारत में राष्ट्रपति कौन बनेगा, सबसे पहली चीज कि वो भारत का क्या हो, नागरिक हो, ठीक है ना। क्योंकि देखिए जब तक वो उस देश का व्यक्ति नहीं होगा, उस देश के रीति रिवाज, उस देश की संस्कृति, वहां के कल्चर को कैसे जानेगा, है कि नहीं, उसको जानना भी तो बहुत जरूरी है ना, ठीक है। साथ ही साथ 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ठीक है, लोकसभा का चुनाव लड़ने योग्य हो और किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। चलिए अब जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो लड़ने के लिए आपको बता दूं उस व्यक्ति को 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक
और 15,000 रुपए की जमानत राशि लगती है, ठीक है। और ये जमानत राशि को आरबीआई को जमा करता है, आप समझ गए, ठीक है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर 15,000 रुपए की जमानत राशि रखता है। तो यदि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उसे क्या चाहिए, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक और 15,000 रुपए की क्या चाहिए उसे, जमानत राशि। वो कहां पर रखेगा, आरबीआई के पास में, ठीक है ना। ये अभी का पैटर्न है, ठीक है। आपको बता दूं 1997 के पहले की यदि मैं बात करता हूं, तो 1997 के पहले केवल 10 प्रस्तावक, 10 अनुमोदक और 2,500 रुपए की जमानत राशि का प्रावधान था, आप समझ गए। यानी 1997 के बाद से क्या हो गया है, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक और 15,000 रुपए की जमानत राशि। देखिए ये पैटर्न इसलिए चेंज हुआ, उसका रीजन है क्योंकि देखिए उस समय पर 10 प्रस्तावक, 10 अनुमोदक और 2,500 रुपए की जमानत राशि बेहद बड़ी बात नहीं थी। तो क्या होता था, हर व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए आतुर हो जाता था। स्वाभाविक सी बात है भाई, जैसे अगर आप अपने जिले पे रह रहे हैं, अपने क्षेत्र में रह रहे हैं, अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे तो आप जानते हैं कि भारत एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। तो पूरी दुनिया की नजरें कहां पर होती हैं भाई, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव पर होती हैं। तो आप तो वैसे ही फेमस होंगे ना कि भाई देखिए सीधी बात है, 4 लोगों के बीच में बातें जाएंगी कि भाई आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने क्या किया कि इस प्रकार के व्यक्तियों को हतोत्साहित करने के लिए प्रस्तावक, अनुमोदक और जमानत राशि तीनों बढ़ा दिया, ठीक है ना। कब से बढ़ा दिया गया, 1997 से, ठीक है ना। नहीं तो 1997 के पहले 10 प्रस्तावक, 10 अनुमोदक और 2,500 रुपए की जमानत राशि, ठीक है ना। इस तरह का प्रावधान था, ओके। देखिए अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति जैसे कोई बन गया तो उसका पद कितने सालों के लिए रहेगा। तो आपको बता दें यदि कोई राष्ट्रपति बन जाता है तो उसका जो पद होता है वो होता है 5 वर्ष के लिए, ठीक है। यानी कोई व्यक्ति यदि राष्ट्रपति बन रहा तो कितने सालों के लिए बन रहा है, भारत में 5 सालों के लिए। यहां पर एक गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के अन्य देशों में राष्ट्रपति या तो वो 2 बार बनते हैं या 1 बार बनते हैं या 3 बार बनते हैं, ठीक है। लेकिन भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर कोई व्यक्ति कितने भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है ना। हमारे संविधान में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि कोई भी व्यक्ति केवल 1 बार राष्ट्रपति बनेगा, 2 बार बनेगा, 3 बार बनेगा, 4 बार बनेगा, ठीक है ना। अब जैसे मैं अगर अमेरिका की बात करता हूं, चूंकि अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, तो अमेरिका में आपने देखा है कि वहां के संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति बनेगा, ठीक है ना। लेकिन भारत में अनलिमिटेड, ठीक है ना। आप समझ गए कि व्यक्ति पद में कितने साल रहेगा, 5 वर्ष, लेकिन वो अगर चाहे तो आगे 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 अगेन देन अगेन, ठीक है ना। दुनिया के अन्य देशों में ऐसा नहीं है, ठीक। चलिए अब मैं बात करूं यदि राष्ट्रपति के वेतन की, कि राष्ट्रपति का वेतन क्या है। देखिए तो आपको बता दें वर्तमान समय में अगर मैं राष्ट्रपति के वेतन की बात करता हूं तो ये 5 लाख रुपए प्रति माह है, ठीक है ना। यानी कि वर्तमान समय में राष्ट्रपति की सैलरी क्या है, 5 लाख रुपए प्रति माह है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त यदि मैं बात करूं तो एक राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में प्रति वर्ष 2,25,00,000 रुपए खर्च कर सकता है, आप समझ रहे हैं। यानी कोई भी यदि राष्ट्रपति बन रहा है तो वो प्रति वर्ष कितने रुपए खर्च करेगा, 2,25,00,000 रुपए। ये इसके अन्य खर्च है, ठीक है ना। अब अन्य खर्चों की बात करें तो कौन कौन इसमें शामिल हो जाएंगे, जैसे आवास, ठीक है, स्टाफ, पेट्रोल, यात्रा व्यय, फिर जो भी अतिथि आएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, आपने देखा है कि यदि जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं तो स्वाभाविक सी बात है वो राष्ट्रपति भवन जाते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रपति हैं उन्हें डिनर पे, लंच पर इनवाइट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये सारे के सारे जो खर्च हैं, यानी एक राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष कितने खर्च करने का मौका मिलता है, कितने रुपए, 2,25,00,000 रुपए। ये उनके अन्य खर्च, ठीक है ना। सैलरी की बात करें तो इन्हें कितने रुपए मिल रहे हैं, 5 लाख रुपए प्रति माह, ठीक है ना। चलिए देखिए आपको बता दूं राष्ट्रपति से रिलेटेड कई बार बहुत डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। जैसे कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति भवन कहां पर मौजूद है, तो सबको पता है कि दिल्ली पे मौजूद है, लेकिन नहीं, दिल्ली पे तो है, लेकिन कई बार आपको बता दूं इसमें थोड़ा सा सटीक जवाब ये कि जो राष्ट्रपति भवन है वो एक रायसीना हिल्स, एक पहाड़ी है, वहां पर मौजूद है, ठीक है ना। दिल्ली पे तो है, लेकिन दिल्ली पे भी कहां पर है, रायसीना हिल्स पे, ठीक है। तो कई बार आपको बता दूं डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं या फिर हम कई बार पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट
कि एक राष्ट्रपति के कार्य क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, देखिए जब कभी भी राष्ट्रपति के कार्य की बात करेंगे तो कार्य कई प्रकार से होते हैं। जैसे देखिए अब आपको कार्यपालिका संबंधी कार्य, ठीक है ना, मैं यहाँ पे कार्यों को थोड़ा सा बांट देता हूं। देखिए कार्यपालिका संबंधी कार्य में कि एक राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति करता, मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के साथ साथ आपको बता दूं ये मंत्रिमंडल की भी नियुक्ति करता है। आपने देखा होगा कि जब भी प्रधानमंत्री कोई मतलब जब भी कोई लोकसभा के चुनाव होते हैं उसके बाद में जिस पार्टी को सबसे ज्यादा बहुमत होता है, ठीक है ना, तो उसका जो बहुमत दल का जो नेता होता है जो आगे चलकर क्या बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, उसको शपथ कौन दिलवाते हैं, हमारे राष्ट्रपति दिलवाते हैं, नियुक्ति करवाते हैं। ठीक है ना। इसके अतिरिक्त यदि मैं बात करूं तो महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग जिसको यूपीएससी कहा जाता है, इसकी भी नियुक्ति, इसके अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति करवाते हैं। फिर इसके अलावा आपने एससी एसटी और ओबीसी आयोग सुना होगा जो आपने, इन आयोगों में भी जो नियुक्ति होती है वो भी किसके माध्यम से होती है, राष्ट्रपति के माध्यम से होती है। ठीक है ना। यानी देखा जाए तो भारत में जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं बड़े बड़े, उन सारे पदों पे जो नियुक्ति करा रहे हैं वो कौन करा रहे हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति। ठीक है ना, यानी और अदर शब्दों में कहा जाए तो महामहिम। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में बात करते हैं विधायी शक्ति की। तो विधायी शक्ति में आपको बता दूं, चर्चा करें यदि हम तो देखिए राष्ट्रपति हमेशा संसद की बैठक बुलवा सकता है। ठीक है ना, देखिए कभी राष्ट्रपति को लगता है कि भाई कोई जरूरी काम है या जरूरी बातचीत करनी है तो वो संसद की बैठक बुलवा सकता है, इवन संसद की बैठक को भंग भी करवा सकता है। ये अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास में। इसके अलावा आपको बता दूं लोकसभा में 2 सदस्यों की मनोनीत करता है राष्ट्रपति। ठीक है ना, 2 सदस्यों, और ये आपको बता दूं ये दोनों सदस्य एंग्लो इंडियन, ठीक है ना, आंग्ल भारतीय समुदाय से आते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र से 12 सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है ना, क्या करता है ये 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, कहां पर, राज्यसभा में। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर रहे हैं, 2, और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर रहे हैं, आपके 12, और ये 12 कहां से ले रहे हैं, वो साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र से। ठीक है, चलिए इसके बाद में बात करते हैं, अगर हम कानूनी शक्ति की यदि मैं बात करूं तो राष्ट्रपति के पास में एक सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति होती है कि राष्ट्रपति किसी भी सजा प्राप्त व्यक्ति को क्षमा दान दे सकता है। जी हाँ, आपने भी पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति के पास में पावर होता है कि यदि किसी व्यक्ति को यदि मौत की सजा मिली हुई है, ठीक है, तो वह व्यक्ति अपने वकील के माध्यम से राष्ट्रपति के पास में अर्जी पहुंचाता है कि साहब ऐसी सी बात है, मुझे मृत्युदंड मिला हुआ है, क्यों ना आप मेरी सजा को माफ कर दो। फिर राष्ट्रपति अपने कानूनी सलाहकारों से सलाह लेता है और उनसे पूछता है कि क्या ऐसा हो सकता है। यदि उसके सलाहकारों को लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है तो राष्ट्रपति उसके मृत्यु दंड को चाहे तो आजीवन कारावास में या कारावास में तब्दील कर सकता है। ठीक है ना। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, साथ ही साथ उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश या जो न्यायाधीश है इनकी भी नियुक्ति कौन कर रहा है, हमारे राष्ट्रपति कर रहे हैं। ठीक है ना। और यदि अगर और अन्य शक्तियों की बात करें तो अन्य शक्तियों में फिर देखिए आप जैसे सैन्य शक्ति, ठीक है ना। देखिए कोई भी राष्ट्रपति, यदि मैं बात करता हूं भारत का कोई भी यदि राष्ट्रपति होगा तो वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा। ठीक है ना, जल, थल और वायु, इन तीनों का यदि कोई हेड है तो वो कौन है, आपका राष्ट्रपति। यानी अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति क्या तीनों सेनाओं का क्या है, आपका प्रमुख है। ठीक है ना। और आपको बता दूं जब कभी भी युद्ध लड़ा जाएगा तो युद्ध की शुरुआत करने का जो ऑर्डर देगा तो वो कौन देगा, राष्ट्रपति देगा। ठीक है ना। यानी युद्ध की शुरुआत भी कौन कर रहा है, राष्ट्रपति भी कर रहा है, और अगर उस युद्ध को जो समाप्त करने की जो घोषणा भी करेगा तो वो भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। लेकिन यहाँ पर एक पैंच ये है कि राष्ट्रपति को पहले संसद की अनुमति लेना अनिवार्य है। जब संसद इस बात के लिए एग्री हो जाएगा कि हाँ हमें युद्ध लड़ना है तो फिर आसानी से युद्ध को लड़ा जा सकता है और युद्ध को समाप्त भी किया जा सकता है। ठीक है ना। तो राष्ट्रपति ही युद्ध की घोषणा करता है और युद्ध को समाप्त करता है। ठीक है, चलिए और यदि बात करें तो कूटनीतिक शक्तियों की यदि मैं बात करता हूं या कूटनीतिक यदि उसके कार्यों की बात कर रहे हैं हम तो
देखिए जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं उसमें जितने भी समझौते हो रहे हैं वो सारे के सारे आपको बता दूं राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं, ठीक है ना। यानी कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भारत के प्रतिनिधि यदि जा रहे हैं, यदि संचालित काम कर रहे हैं, तो आपको बता दूं वो सारे किसके नाम पे कर रहे हैं, राष्ट्रपति के नाम पर, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का यदि कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है तो वो कौन कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रपति कर रहे हैं, ठीक है ना। समझ गए आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आपको लगता है कि भाई कोई विदेश मंत्री जा रहे हैं या कोई प्रधानमंत्री जा रहे हैं, जाते वो हैं, लेकिन उन मंचों का जो संचालन यदि कोई कर रहा है तो वो कौन कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रपति कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त यदि मैं और बात करूं कोई वित्तीय शक्ति में, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको बता दें कि राष्ट्रपति केंद्र और राज्य के मध्य जो आय व्यय है इसके बंटवारे के लिए एक वित्त आयोग का गठन करता है, ठीक है ना। तो जब कभी भी क्वेश्चन ये आए कि वित्त आयोग का गठन कौन कर रहा है, तो वो कौन कर रहे हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, समझ गए आप। देखिए तो ये कुछ फैक्ट्स थे राष्ट्रपति को लेकर, ठीक है, जो कि आमतौर पर पूछे जाते हैं, क्वेश्चनों पे आते हैं, ठीक है ना, और पेपर्स में फिर हमको सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन इसके अतिरिक्त कभी कभी कुछ डिफरेंट टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, जिनको हमको समझना। देखिए कैसे, जैसे सबको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति रहे, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आता है कि ऐसे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु अपने पद पर रहते हुए, ठीक है ना। तो जब कभी बात करें कि भाई मृत्यु उनके पद पर रहते हुए हुई, तो वो 2 नाम हमेशा आप याद रखिएगा। एक तो नाम है हमारा डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, और एक है हमारे फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है ना। ये 2 ऐसे नाम हैं या 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हो गई थी, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं और आपको राष्ट्रपति के लिए बता देता हूं। कई बार बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। मैंने देखा है कि जब बच्चों से ये पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रपति पद की पहली महिला उम्मीदवार, देखिए गौर से सुनिएगा, कि राष्ट्रपति पद की पहली महिला उम्मीदवार, तो आमतौर पर बच्चा तुरंत दिमाग में क्लिक करता है और बोलता है कि प्रतिभा पाटिल है, ठीक है ना। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये गलत है। देखिए प्रतिभा पाटिल तो 2007 में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, आप समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन ये आता है कि भारत की पहली महिला उम्मीदवार, वो भी किसके लिए, राष्ट्रपति पद की। तो आपको बता दूं यहाँ पर आपको कुछ नहीं, केवल आपको सिर्फ एक नाम याद रखना, लक्ष्मी सहगल, ठीक है ना। आपको बता दूं लक्ष्मी सहगल 2002 में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार रही हैं, और इन्होंने जो चुनाव लड़ा है वो लड़ा है हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ, ठीक है ना। उस समय पे लक्ष्मी सहगल को वाम मोर्चा ने मतलब प्रस्तुत किया था, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया था, और ये नाम भारतीय इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट नामों में से एक है। हालांकि गुमनामी पे है, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आप सभी ने सुना होगा कि आजाद हिंद फौज, ठीक है ना, जिसका गठन हुआ था, तो आजाद हिंद फौज की जो महिला विंग यानी जो महिला टुकड़ी थी उसकी कमांडर थी लक्ष्मी सहगल। आप सोच सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट शख्स है, ठीक है ना। इसलिए वाम मोर्चा ने इन्हें उतारा था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ में। हालांकि ये चुनाव जीत नहीं पाई थी, लेकिन फिर भी इनके नाम पे एक रिकॉर्ड है। कि क्या रिकॉर्ड है? कि राष्ट्रपति पद की पहली महिला उम्मीदवार। तो आपको हमेशा क्या नाम लिखना है? लक्ष्मी सहगल लिखना है। कब? 2002 पे। जब क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि भारत में पहली महिला राष्ट्रपति, तो तब आपको नाम लिखना है प्रतिभा पाटिल 2007, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि इस तरह के क्वेश्चनों पे बच्चे आमतौर पर ध्यान नहीं देते, ठीक है ना। लेकिन हम जैसे जैसे हम पॉलिटी के इस लेक्चर्स में या आने वाले लेक्चर में हम आगे आगे बढ़ेंगे, उसमें मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पढ़ाता रहूंगा, बताता रहूंगा, ठीक है ना। और बहुत जल्द मेरे वीडियो आपको हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम ड्यूटी पे भी प्राप्त होंगे, ठीक है। धन्यवाद।